मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोड यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी की परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज पहला क्लास जो बाल विकास के संदर्भ में है, अगर आप बाल विकास के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें जो सबसे पहला यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है बाल विकास से संबंधित बातों को। और बाल विकास में जो पहला पार्ट है उसमें आपको पढ़ना है कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, बाल विकास की आवश्यकता क्यों है और बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि बाल विकास है क्या, यानी बाल विकास का अर्थ होता क्या है। तो अगर हम बाल विकास के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि बाल विकास जो है वो कहाँ से आया। तो इस संदर्भ में सबसे पहले अगर हम बाल विकास को देखें, बाल विकास इसी को हम कह सकते हैं कि ये जो है बाल मनोविज्ञान, इसी को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। यहां हम देखेंगे कि अगर बाल से मतलब बालक से लिया जाएगा और मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन। इसका मतलब हो गया कि बाल विकास किसे कहा जाएगा, तो हम कहेंगे कि बाल विकास का मतलब होता है बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उठेगा कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन कौन करेगा, तो बालकों के व्यवहार का अध्ययन अध्यापक करेगा या शिक्षक करेगा। बालकों के व्यवहार का अध्ययन अध्यापक करेगा या शिक्षक करेगा। तो बालकों के व्यवहार का अध्ययन एक शिक्षक क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अध्यापक बालक के व्यवहार का अध्ययन क्यों करेगा, क्योंकि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो बाल विकास क्या करता है, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसमें अध्यापक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो अब फिर से प्रश्न उठेगा कि जो अध्यापक होता है वह बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाएगा, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाएगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाएगा। तो फिर से उत्तर निकल के आएगा कि उसकी जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, जो उसके विकास हैं, जो उसमें अभिवृद्धि होती है, उसका वह अध्ययन करके उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। तो हम उत्तर देंगे, सबसे पहले हम उत्तर देंगे कि बाल विकास विकास के चरण या प्रक्रिया को जान करके, विकास के चरण या प्रक्रिया को जान करके
अब विकास के चरण या प्रक्रिया होते कौन कौन से हैं, बालक के विकास के चरण या प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, बालक के विकास के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो सबसे पहले अगर विकास के हम चरण की बात करें तो हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम विकास के चरण, प्रक्रिया या अवस्थाएं। तो अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो अवस्थाओं की बात अगर हम करते हैं तो अवस्थाओं में हम देखेंगे कि बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वह 4 हैं। 4 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम कहेंगे कि जन्म पूर्व अवस्था, जन्म पूर्व अवस्था। दूसरी शैशवा अवस्था, शैशवावस्था। तीसरी बाल्यावस्था। चौथी किशोरा अवस्था। अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जन्म पूर्व अवस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। तो जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं हैं। यानी हम कहेंगे कि बाल विकास में हम किन किन अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम कहेंगे कि बाल विकास में हम जन्म पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं। यानी अगर हमको ऐसे कहना हुआ तो हम कह सकते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक, जन्म पूर्व अवस्था से किशोरावस्था तक हम अध्ययन करते हैं। किसमें? बाल विकास में। अब फिर से प्रश्न आएगा कि इन अवस्थाओं को जानने के बाद क्या एक अध्यापक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है? तो यहाँ एक परिभाषा हर्लॉक ने दिया है, जो बाल विकास की परिभाषा हर्लॉक ने दिया है। हर्लॉक ने कहा है कि एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में जब एक बच्चा पदार्पण करता है तो उसके जो विशेषताएं होती हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं। यानी जैसे अगर बच्चा जन्म पूर्व अवस्था यानी गर्भावस्था से जब वह जन्म लेता है तो गर्भावस्था के जो लक्षण होते हैं और उसके बाद जब जन्म लेने के बाद वह शैशवावस्था में आता है तो उसके लक्षणों में अंतर आ जाते हैं। क्योंकि बच्चा पहले वह आंतरिक वातावरण में एक रहता था, अब बाह्य वातावरण में आया है तो उसके कुछ जो क्रियाकलाप होंगे उसमें अंतर आएगा और उसके व्यवहार में भी अंतर आएगा, उसकी कुछ विशेषताएं बदल जाएंगी, उसके कुछ लक्षण अलग होंगे। यानी एक विकासात्मक अवस्था से जब दूसरी विकासात्मक अवस्था में वह प्रवेश करता है तो उसके जो व्यवहार होते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। उसके बाद अगर बच्चा फिर शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पदार्पण करता है, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो जो शैशवावस्था की विशेषताएं थी उससे भिन्न कुछ विशेषताएं अब बाल्यावस्था में पाई जाएंगी। बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो फिर से वह उन लक्षणों को, जो लक्षण होते हैं उसमें बदलाव आते हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं। यानी हर्लॉक ने जो कहा कि एक विकासात्मक अवस्था से जब दूसरी विकासात्मक अवस्था में एक बच्चा प्रवेश करता है तो उसके जो लक्षण होते हैं, उसके जो विशेषताएं होती हैं, उनमें जो गुण होते हैं उसमें भी बदलाव आता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हर स्तर की, हर अवस्था की एक अपनी स्पेशल विशिष्ट विशेषताएं होती हैं और उस विशेषताओं को जब एक शिक्षक जानेगा तो उन्हीं विशेषताओं को आधार बना करके ही वह एक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। उसके आगे हर्लॉक ने कहा कि जो विकास होता है क्या वह सार्वभौमिक होता है या व्यक्तिगत होता है?
यानी कि जो विकास है, क्या वह केवल एक बच्चे में इंडिविजुअल विशिष्ट रूप से पाया जाता है कि वह विकास सभी बच्चों में पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि विकास जो क्रमबद्ध रूप से चलता है, निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, जो कभी बंद नहीं होती है, ये है कि कभी उसकी गति जो है धीमी होती है, कभी उसकी गति तीव्र होती है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो कभी रुकती नहीं है। तो जब विकास की प्रक्रिया जो है वो कभी रुकती नहीं है, लेकिन वह क्या व्यक्तिगत ही होती है, यानी प्रत्येक बालक में अलग अलग विकास होते हैं, या सभी में एक ही प्रकार से विकास होता है। तो हम देखेंगे कि बच्चे के आयु के हिसाब से जब उसमें लक्षण पाए जाते हैं, जब उसमें विशेषता पाई जाती है, यानी कि जब शैशवावस्था की विशेषता जो होती है वह सभी शैशवावस्था के बच्चे में पाई जाएगी, जो बाल्यावस्था की विशेषता होती है वह सभी बाल्यावस्था के बच्चे में पाई जाएगी, जो किशोरावस्था की विशेषता होती है वह सभी किशोरावस्था के बच्चों में पाई जाती है। इसका मतलब है कि जो विकास होता है वह इंडिविजुअल ना हो करके वह सार्वभौमिक होता है, यानी विकास का जो नियम है वह सब पे लागू होता है। यह अकेले इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से किसी एक बच्चे पर लागू नहीं होता है। अगर किसी बच्चे में उसके आयु के हिसाब से, उसके अवस्था के हिसाब से लक्षण नहीं है, तो इसका मतलब कि उसका जो स्वाभाविक विकास होना था वह स्वाभाविक विकास उसका नहीं हो पाया है। जब हम एक बच्चे को उसके जो विशेषताएं होती हैं उस विशेषताओं को हम नहीं देख पाते हैं, हम उस विशेषताओं को नहीं समझ पाते हैं, तब उस विशेषता को आधार बना करके हम उस बच्चे के अंदर किसी बदलाव की, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं उसके जो लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों को आधार बना करके एक अध्यापक उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है। इसके अलावा जो विकास होता है, तो विकास के जो पक्ष होते हैं, इसके अलावा विकास के अगर हम पक्ष की बात करें, विकास के पक्ष की अगर हम बात करें, तो विकास के जो पक्ष होंगे वो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, उसके बाद नैतिक विकास, तो अगर हम विकास के विभिन्न पक्ष को देखें तो हम कह सकते हैं विकास शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। इस तरीके से जो एक बच्चा होता है उसमें विभिन्न प्रकार के विकास पाए जाते हैं। अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो ये केवल अभिवृद्धि इसमें पाया जाता है। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है कि जहाँ जिसको हम नाप और तौल सकते हैं वो वृद्धि होता है। बाकी के जो विकास होते हैं उसमें क्या होता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन आता है। तो जब तक एक शिक्षक विकास के इन पक्षों को नहीं जानता है कि किस अवस्था में कौन सा विकास किस प्रकार से होता है, तब तक उस बच्चे के व्यवहार में वह परिवर्तन नहीं ला सकता है, उस बच्चे को किसी प्रकार की शिक्षा वह नहीं दे सकता है। इसलिए एक शिक्षक को, एक अध्यापक को विकास के इन पक्षों की जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा इस बच्चे के बारे में जानकारी करने के लिए, इसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जो और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं, इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको भी एक शिक्षक को जानना जरूरी है। तो और जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले
उस शिक्षक को वातावरण का ज्ञान होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि उस शिक्षक को वंशानुक्रम का ज्ञान होना चाहिए, कि मतलब वातावरण बच्चे के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसकी जानकारी अगर शिक्षक को है तो वह उस बच्चे के वातावरण के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसको भी आधार बना करके वह उसके वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। यदि वह वातावरण उस बच्चे की योग्य नहीं है, अर्थात जो वातावरण जिस वातावरण में बच्चा रहता है अगर वह वातावरण उस बच्चे के स्वाभाविक विकास में बाधक है, तो वह शिक्षक ये कह सकता है कि इसके वातावरण के नाते ही ऐसा हो रहा है, तो इसके वातावरण में परिवर्तन जरूरी है। वंशानुक्रम का क्या प्रभाव एक बच्चे के विकास में पड़ता है, उसकी जानकारी एक अध्यापक को होगी, तब वह उस बच्चे के बारे में समझ पाएगा कि इस बच्चे के व्यवहार में हमको किस प्रकार से परिवर्तन लाना है। इसके अलावा समायोजन 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 क्या है? समायोजन का मतलब कि किसी भी परिस्थिति में जब हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो उसी को समायोजन कहा जाता है। अब एक बालक अपने आप को किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार ढाल सकता है और एक बुद्धिमान बालक और एक कम बुद्धिमान बालक जल्दी समायोजन कौन करता है, इसकी जानकारी जब तक एक शिक्षक को नहीं है तब तक वह उस बच्चे के बारे में कोई ना तो भविष्यवाणी कर सकता है और ना तो उसके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा उस टीचर को और क्या जानकारी होनी चाहिए, तो उस टीचर को बुद्धि की जानकारी होनी चाहिए कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं, बुद्धि होता क्या है। अगर बुद्धि के बारे में हम देखें तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। किसी ने कहा कि समायोजन की क्षमता ही बुद्धि होती है, किसी ने कहा कि समस्या समाधान करने की क्षमता ही बुद्धि होती है, किसी ने कहा तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि होती है। तो तमाम प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि को तमाम प्रकार से परिभाषित किया है। अगर हम बुद्धि के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि किस प्रकार की बुद्धि वाला बच्चा क्या बन सकता है, जैसे सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। तो किस प्रकार के बुद्धि का बच्चा क्या बनने योग्य होता है, अगर इसकी जानकारी एक शिक्षक को नहीं है तो वह शिक्षक उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकता है। इसके अलावा सृजनात्मकता 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 का मतलब होता है कि रचनात्मकता, नए नए कार्य करने की योग्यता। नए नए कार्य करने की योग्यता का मतलब कि अगर एक बच्चे को हमने कुछ सिखाया और अगर उसी प्रकार की समस्या फिर से हमने दे दी और उसका वो समाधान कर ले जाए, तो इसका मतलब बच्चा बुद्धिमान है। लेकिन उस समस्या के जो जिस समाधान को हमने बताया उसी को आधार बना करके अगर वह किसी दूसरे समस्या का भी समाधान कर देता है, तो इसका मतलब कि वह बच्चा सृजनात्मक है। और जब तक एक शिक्षक सृजनात्मकता के बारे में नहीं जानेगा तब तक उस बच्चे के अंदर सृजनात्मक शक्ति है कि नहीं है, सृजनात्मक क्षमता है कि नहीं है, इसको वह शिक्षक नहीं जान पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैयक्तिक भिन्नता। मानसिक स्वास्थ्य बच्चे के बारे में समझने के लिए कि बच्चा किस प्रकार से विकास करेगा। अगर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसका मतलब उसका स्वाभाविक विकास बाधित होगा। अगर वैयक्तिक भिन्नता के बारे में एक शिक्षक नहीं जानता है तो उसके क्लास में 30 बच्चे 35 बच्चे होते हैं और प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमता होती है, अपनी योग्यता होती है। टीचर एक क्लास में जाकर के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, लेकिन उसमें सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कि इस संसार के कोई दो व्यक्ति एक ही तरीके नहीं हैं। चाहे वो शारीरिक रूप में उनमें परिवर्तन हो, चाहे मानसिक रूप में परिवर्तन हो,
चाहे सामाजिक रूप में परिवर्तन हो, चाहे संवेगात्मक रूप से परिवर्तन हो, नैतिक रूप में परिवर्तन हो, किसी ना किसी रूप में वो दोनों बच्चे अगर शारीरिक कटकाठी से एक ही तरीके लगते हैं तो उनके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, उनके जो है मानसिक जो उनकी क्षमता है उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एक ही तरीके दोनों नहीं हो सकते हैं और इसी को कहा जाता है व्यक्तिक भिन्नता। तो जब तक एक शिक्षक को व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान नहीं है तब तक वह किसी भी क्लास में जा करके वह अच्छे से शिक्षण नहीं कर सकता है। उसको यह समझना ही होगा कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमता है, अपनी योग्यता है और वह बच्चा अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के हिसाब से ही सीख सकता है। दूसरे की क्षमता और दूसरे की योग्यता से उसको कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान होना भी एक शिक्षक के लिए जरूरी है। इसके अलावा हमको समझना होगा कि अभिप्रेरणा 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 का मतलब होता है कि मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसको करने की इच्छा हमारी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही कार्य करने की हमारी इच्छा होने लगी। तो जब वही कार्य जो हम पहले नहीं करना चाहते थे वही कार्य अब हम करना चाहते हैं, तो यह जो परिवर्तन आया, ये जो बदलाव आया, वो क्यों आया? यह बदलाव किसी न किसी अभिप्रेरणा के नाते आया, किसी न किसी मोटिवेशन के नाते आया, किसी न किसी ने हमको प्रोत्साहित किया कि यह कार्य आप कर सकते हो। तो बच्चे के अंदर कितने कितने किस स्तर का मोटिवेशन होना चाहिए, वह कितना प्रेरित होना चाहिए, यह जब तक एक शिक्षक नहीं जानता है तब तक वह उसके व्यवहार के बारे में नहीं जान सकता और उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं इसके अलावा जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में भी एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ये मानसिक प्रक्रिया है क्या क्या? जैसे हम कहें चिंतन, तर्क, अवधान, चिंतन, तर्क, अवधान, स्मृति, विस्मृति, आदि। तो मानसिक प्रक्रियाओं चिंतन, तर्क, अवधान, स्मृति, विस्मृति, ये सब क्या है? एक मानसिक प्रक्रियाएं हैं। और तर्क, एक बच्चा तर्क कब करता है, किस स्तर पे कितना तर्क कर पाता है, यानी किस अवस्था में वह उसके अंदर कितना चिंतन की क्षमता होगी, कितना तर्क की क्षमता होगी, कितने अवधान की क्षमता होगी, उसकी स्मृति और विस्मृति के बारे में जब तक हम इन अवस्थाओं की विशेषताओं को नहीं जानेंगे तब तक इस मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में भी हम नहीं जानेंगे। और जब तक इन मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक उसके व्यवहार को हम पहचान नहीं पाएंगे और उसके व्यवहार में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को हमको निर्देशन और परामर्श देना है, निर्देशन एवं परामर्श देना है, तो उस बच्चे के व्यवहार को हमको समझना होगा। जब तक उस बच्चे के व्यवहार को हम नहीं समझते हैं, बाल विकास को हम नहीं समझते हैं, तब तक हम किसी भी प्रकार का हम उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जब एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद हम यह मूल्यांकन करते हैं, हम यह मापने का कार्य करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। तो मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन क्या होता है? मापन का मतलब अगर हम इसी को चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, अवधान की क्षमता, स्मृति की क्षमता, विस्मृति की क्षमता, अगर उसको नापना है तो हमको मापन एवं मूल्यांकन करना होगा। जब तक हम उसको मापेंगे नहीं, उसके पूर्व ज्ञान को हम कैसे जानते हैं? जब हम एक क्लास में जाते हैं, बच्चों से अपरिचित होते हैं और हम ये कहते हैं कि बच्चों प्रश्न बताओ, उत्तर बताओ, तो इसका मतलब है हम उनके पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। और पूर्व ज्ञान जानने का मतलब यह है
कि जब तक हम उनको समझेंगे नहीं, मूल्यांकन नहीं करेंगे, मापन नहीं करेंगे कि ये किस स्तर तक हैं, तब तक फिर हम नए कोर्स को, नए पाठ को, नए चैप्टर को उनके सामने हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अगर बिना जाने ही हमने प्रस्तुत कर दिया तो इसका मतलब है कि वह बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है कि एक शिक्षक जब इन चीज़ों को जानेगा तभी उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, तो हमने बताया कि बाल विकास बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। बालक के व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? एक शिक्षक करता है। क्यों करता है? क्योंकि बालक के व्यवहार में उसको परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन लाने के लिए उसको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताया कि उसको बाल विकास की अवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए। परिवर्तन लाने के लिए उसको विकास के पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। परिवर्तन लाने के लिए उसको इस बालक से संबंधित जो भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो वह बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो इस प्रकार से क्रो एवं क्रो ने कहा है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो एक बालक के जन्म पूर्व अवस्था से और उसके किशोरा अवस्था तक यानी परिपक्व अवस्था तक के विकास का अध्ययन करता है। क्रो एवं क्रो की ये परिभाषा है। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि बाल विकास का अर्थ और बाल विकास की परिभाषा के बारे में हमने जानकारी आज प्राप्त किया। इसके अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों है और बाल विकास का क्षेत्र क्या होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।